हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसमें देखेंगे कि इससे जो है किस प्रकार के जो प्रश्न है वह छत्तीसगढ़ की जो पीसीएसजे की परीक्षा है, पीसीएसजे की परीक्षा के लिहाज से वो जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। और यह इस सीरीज का यह थर्ड पार्ट है। इसके पहले हमने 2 पार्ट को जो है आपको प्रोवाइड किया है, वो हमारे चैनल विधिकारी पर उपलब्ध हैं, आप उनको देखें। और इसमें हम जो है इस 4 पार्ट में इस पूरे संहिता को कवर करेंगे और सभी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजन हैं उनको हम एमसीक्यूज के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से एक एमसीक्यूज भी मिल जाए और एक इस संहिता का पूरा जो है जितना भी प्रश्न है उसका कलेक्शन आपको मिल जाए और आप इसको समझ सकें। तो इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि जितने भी प्रोविजन हैं उनको हम स्पष्ट करते हुए, उनको जो भी प्रावधान है उनको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत न आने पाए। और आप अगर अभी तक इसके पहले के 2 पार्ट को नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए और उसके बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो वीडियो हैं वो आपको जैसे हम प्रोवाइड कराएं वो आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इसमें जो है थर्ड पार्ट में यह किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं और पीसीएसजे की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि सही सुमेलित युग्म इसमें से कौन सा है या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो पहला है भूमि का नक्शा। तो भूमि का नक्शा जो है यह धारा 107 के तहत जो है बनाया जाता है, ये बात सही है। और 107 के अनुसार यह जो नक्शा होता है वह कलेक्टर के निर्देशानुसार ये इसे बनाया जाता है। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब ऐसा जो नक्शा है वह कलेक्टर के द्वारा बनाया जाता है तो इसका जो पुनरीक्षण होता है, अर्थात जो नक्शे का रिवीजन होता है वह किसके द्वारा किया जाएगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो भूमि का नक्शा जो है वह कलेक्टर के द्वारा बनवाया जाता है और इसका जो रिवीजन होता है या पुनरीक्षण होता है उसे जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा इसका पुनरीक्षण किया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा है कि अधिकार अभिलेख। तो अधिकार अभिलेख के संबंध में जो प्रावधान है वह जो है धारा 108 के अंतर्गत दिया गया है, तो ये भी सही सुमेलित है। और अधिकार अभिलेख जो होता है वह प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगरीय क्षेत्र इन दोनों स्थानों के लिए इसको बनाया जाता है, तो ये भी सुमेलित है। तीसरा है कि भू अभिलेख। तो भू अभिलेख के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 114 के अंतर्गत किया गया है। और भू अभिलेख में क्या होता है कि इसे ग्राम और नगर दोनों क्षेत्रों के लिए इसको बनाया जाता है, तो ये भी सुमेलित है। तीसरा है किसान किताब। तो किसान किताब जिसे किसान बही भी कहा जाता है, तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 114A के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी सही हैं। दोस्तों, किसान किताब के संदर्भ में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि यह कितने पार्ट में तैयार किया जाता है। तो किसान किताब जो है यह 2 भागों में तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने जो महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनसे संबंधित कुछ और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उसको भी हम आपको प्रोवाइड कराते चलें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकार या हक को वैध रूप से अर्जन करने की सूचना पटवारी को लिखित या मौखिक रूप से देना आवश्यक है। तो ऐसी जो सूचना है वह कितने दिन के भीतर उसको दी जानी चाहिए। तो इसके संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 109 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि भूमि पर अगर किसी भी प्रकार के अधिकार या हक को कोई अर्जित करता है तो उसकी सूचना जो है पटवारी को लिखित रूप में या मौखिक रूप में जो है उसको अर्जित किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर दिया जाना आवश्यक होगा। और अगर ऐसा जो सूचना है उसको नहीं दिया जाता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए दंड का जो प्रावधान है वह कौन करेगा? तहसीलदार के द्वारा वहां पर दंड दिया जा सकता है। तो दंड कितना दिया जा सकता है? तो उसके लिए 1000 रुपये तक का जो है दंड दिया जा सकता है तहसीलदार के द्वारा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति अगर कोई अधिकार का दावा करता है या उस पर जो है कोई कब्जा अर्जित करता है तो उसकी सूचना पटवारी को दी जाएगी और ऐसी जो सूचना है पटवारी के द्वारा फिर वह तहसीलदार को दी जाएगी। अगर ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो वहाँ पर जो है तहसीलदार 1000 रुपये तक का उसको जुर्माना का जो है वहाँ पर प्रावधान किया गया है कि उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। और ऐसा जो जुर्माना है वह किस धारा के तहत लगाया जाता है? तो यह धारा
19 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है नामांतरण के प्रावधान हैं। तो नामांतरण के संदर्भ में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो नामांतरण का तात्पर्य म्यूटेशन है, जिसे दाखिल खारिज कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 110 के अंतर्गत दिया गया है। और जो है नामांतरण के लिए आवेदन किसको किया जाएगा या नामांतरण किसको किया जाता है? तो यह भी तहसीलदार के द्वारा ऐसा जो म्यूटेशन है वह किया जाता है। नेक्स्ट है नामांतरण कार्यवाही में दत्तक ग्रहण के बारे में जो विवादग्रस्त प्रश्न पैदा होता है, तो वहां पर राजस्व अधिकारी के लिए उत्तम यही है कि वह उसका निर्णय किससे करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में जबकि नामांतरण या दाखिल खारिज के संदर्भ में कोई विवाद पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस विवादग्रस्त प्रश्न का जो निर्धारण है वह जो है एक सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा उसको कराया जाएगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 110 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा नामांतरण प्रक्रिया के संदर्भ में गलत है? तो नामांतरण से तात्पर्य यहाँ पर म्यूटेशन से है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें विकल्प जो दिया गया है वह गलत है। तो पहला है कि पटवारी जो है धारा 109 के तहत अधीन प्राप्त सूचना की रिपोर्ट जो है वह विहित समय के अंदर तहसीलदार को देगा। तो यह बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने धारा 109 के अंतर्गत देखा है कि अगर भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार या हक का जो है कोई दावा करता है, तो वहाँ पर जो पटवारी को उसकी सूचना 6 महीने के भीतर दी जाती है। और जब पटवारी को ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो पटवारी जो है वह विहित समय के भीतर उसकी सूचना तहसीलदार को देगा। तो ये इस प्रकार से जो पहला विकल्प है वह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि तहसीलदार विधिक प्रक्रिया अपनाकर उसको जो है प्रकाशित कराएगा। तो यह बात भी बिल्कुल सही है और इन सब के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 110 के अंतर्गत ही दिया गया है। और तीसरी बात है कि तहसीलदार जो है हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगा। तो यह भी सही है। और चौथा विकल्प है कि ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल में नामांतरण की जो है प्रक्रिया को प्रारंभ की जाएगी। किसके द्वारा? तो यह भी जो है तहसीलदार के द्वारा ही प्रारंभ की जाती है। तो इन सब के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 110 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी जो विकल्प है वह गलत नहीं है, अर्थात जो सभी विकल्प हैं वह सही हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन ई नामांतरण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ऑनलाइन ई नामांतरण का जो प्रावधान है अभी हमने देखा कि धारा 110 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अधिकार अभिलेख में अभिलिखित अधिकार के संदर्भ में अगर कोई विवाद होता है तो उसका विनिश्चय करने की अधिकारिता किसको प्राप्त है? तो अधिकार अभिलेख में अगर कोई जो है अधिकार के संदर्भ में विवाद पैदा होता है तो धारा 110 के तहत उसका जो विनिश्चय है वह सक्षम सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात इसमें से कौन सा जो कथन है वह गलत है। तो पहला है इसमें कि यदि स्वामित्व में परिवर्तन नहीं होता है तो नामांतरण नहीं होगा, तो यह विकल्प सही है। दूसरा है कि यदि 12 वर्षों तक लगातार कब्जा है, ये कब्जा बना रहे तो प्रतिकूल कब्जे के कारण नामांतरण हो सकता है, तो यह भी सही होगा। तीसरा है कि राजस्व न्यायालय विक्रय विलेख में वैधता का परीक्षण कर सकता है, तो यह जो है गलत है, क्योंकि राजस्व न्यायालय के द्वारा वैधता का परीक्षण नहीं किया जाता है, बल्कि सिविल न्यायालय के द्वारा ऐसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अध्याय 9 के अधीन भू अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वे, तो अध्याय 9 के संदर्भ में जो कि जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड अर्थात भू अभिलेख के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, और यह जो है अध्याय धारा 104 से लेके धारा 123 तक विस्तृत है। धारा 104 से धारा 123 तक में विस्तृत है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 117 के अंतर्गत दिया गया है। 117 के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे जो है सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल उसको साबित न कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो बी वाला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है अधिकार अभिलेख में निम्न विशिष्टियां होंगी। तो अधिकार अभिलेख में जो है कौन कौन सी विशिष्टियां होंगी, अर्थात उसमें कौन सी बातें शामिल होंगी, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 108 के अंतर्गत दिया गया है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट अर्थात अधिकार अभिलेख के अंतर्गत जो बातें शामिल होंगी उसमें होगी जो है भूस्वामियों का नाम होगा, पट्टेदारों का नाम होगा, हित के प्रकार है,
हित के प्रकार तथा उनकी सीमा क्या है, इसके बारे में जो है वहाँ पर जो है उल्लेख होगा। इसके अलावा भूस्वामी या पट्टेदार के द्वारा देय अगर कोई लगान है या भू राजस्व है तो उन सभी बातों का जो है विवरण इसमें होगा अधिकार अभिलेख में, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 108 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अधिकार अभिलेख कब तैयार किया जाता है। तो अधिकार अभिलेख जो है यह राजस्व सर्वेक्षण के दौरान या राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा जो है निर्देश देने पर इसे तैयार किया जाता है। और कैसे तैयार किया जाता है तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 108 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों ही विकल्प सही होंगे। नेक्स्ट है लिपिकीय या लेखन संबंधी त्रुटि को ठीक कौन कर सकता है या किसके द्वारा उसे ठीक कराया जा सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 115 के अंतर्गत दिया गया है। तो उसमें जो है भू अभिलेख में अगर कोई गलती हो जाती है या कोई अशुद्ध जो है प्रविष्टि हो जाती है या लेखन संबंधी कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है ठीक करने का जो आदेश है वह उपखंड अधिकारी के द्वारा दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 115 के अंतर्गत दिया गया है। और जो है ऐसी जो त्रुटि कहाँ होगी तो वह भू अभिलेख में होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उपखंड अधिकारी जो है धारा 115 के तहत जो लिपिकी या लेखन संबंधी त्रुटि को ठीक करने का आदेश देता है तो वह किस अभिलेख में या किस डॉक्यूमेंट में देता है, तो वह भू अभिलेख में देता है। और ऐसा जो आदेश उसके द्वारा दिया जाता है तो वह उसे स्वप्रेरणा से ऐसा जो आदेश दे सकता है, स्वप्रेरणा से, या जो कोई व्यथित या पीड़ित जो पक्षकार है, व्यथित पक्षकार के आवेदन पर। तो इन दोनों ही मामलों में उसको जो है ऐसा आदेश दिया जा सकता है। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट में राज्य सरकार का हित निहित है तो ऐसी दशा में जो एसडीएम है अर्थात उपखंड अधिकारी है तो वह उसमें परिवर्तन करने के लिए या उस त्रुटि को ठीक करने के लिए उस मामले को कलेक्टर को भेज देगा। तो यहाँ पर इन सब बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है और जो कि धारा 115 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है खसरा या क्षेत्र पुस्तक तथा भू अधिकार में कोई अंतर होने की दशा में अंतर के संबंध में कौन अधिकारी जो है वहां पर निश्चय करता है या उसको विनिश्चित करता है। तो खसरा या क्षेत्र पुस्तक तथा यह भू अधिकार जो है इसको वर्ष 2022 में यहाँ पर चेंज करके इसे इस स्थान पर किसान किताब रख दिया गया है, किसान किताब। तो खसरा, क्षेत्र पुस्तक तथा किसान किताब में कोई अंतर होने की स्थिति में जो है अंतर के संबंध में जो अधिकारी विनिश्चय करेगा वह करते हैं तहसीलदार। और इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 114 ए के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भू अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही उपखंड अधिकारी किसकी लिखित मंजूरी से प्रारंभ करता है। तो हमने देखा कि धारा 115 के अंतर्गत कि भू अभिलेख में कोई गलती हो जाती है या कोई जो है प्रविष्टि इस प्रकार से हो जाती है जो कि ठीक किया जाना चाहिए तो उसको जो है उपखंड अधिकारी के द्वारा उसको सही किया जाता है। लेकिन यहाँ अगर पूछा गया है कि ऐसा जो उपखंड अधिकारी है वह किसकी लिखित मंजूरी से जो है ऐसा कार्य करता है तो वह 115 के अनुसार कलेक्टर की लिखित मंजूरी से जो है वह उसको शुद्ध करता है। और ऐसी जो शुद्धि है वह 5 वर्ष से पहले जो है उसको होना चाहिए। परंतु इसमें एक बात और बताई गई है कि ऐसी जो शुद्धिकरण है वह 5 साल से पहले जो है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना 5 साल से पहले जो है ऐसी शुद्धि नहीं की जाएगी उपखंड अधिकारी के द्वारा। अर्थात एक बार जो है उसको लिख दिया गया तो वहां पर 5 साल से पहले उसको शुद्ध नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों या हितों को अभिलेख में या रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक हो तो किसी राजस्व अधिकारी या राजस्व निरीक्षक या पटवारी के द्वारा लिखित रूप से अपेक्षा किए जाने की तारीख से कितने दिन के भीतर जानकारी या दस्तावेज को निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा या पेश कर देगा। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 118 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार कि हक के बारे में अगर कोई जानकारी मांगी जाती है तो वहां पर उसको 1 महीने के भीतर जो है उसकी बाध्यता होगी।
अगर ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है तो उसके बारे में कुछ दंड दिया जाएगा। दंड कितना होगा तो यह 119 के अंतर्गत बताया गया है। तो 119 के अनुसार वहां पर 1000 रुपए तक का जुर्माना उस पर आरोपित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि अगर किसी राजस्व अधिकारी से कोई जो है भू अभिलेख के संदर्भ में जो है कोई सूचना मांगी जाती है तो राजस्व अधिकारी में कौन आते हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, कोई राजस्व अधिकारी हैं, पटवारी हैं। इनसे अगर कोई सूचना मांगी जाती है और वह ऐसी सूचना नहीं देते हैं तो वहां पर 119 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उनके ऊपर जो है 1000 रुपए तक का जो है जुर्माना उस पर लगाया जा सकेगा। नेक्स्ट है, यदि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के द्वारा धारा 110 के अंतर्गत अधिकार अर्जन की समस्त रिपोर्ट उसे प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर तहसीलदार को नहीं देता है तो तहसीलदार जो है उस पर अर्थदंड जो है आरोपित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो तहसीलदार है वह कितना अर्थदंड आरोपित कर सकता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 119 खंड ए के अंतर्गत दिया गया है। और 119 के अंतर्गत अभी हमने बताया कि जहां पर धारा 110 के अंतर्गत अधिकार अर्जन की समस्त रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जो है उसको नहीं भेजी जाती है तहसीलदार को, तो ऐसी स्थिति में जो तहसीलदार है उसके ऊपर धारा 119 के तहत 5000 रुपए से अनधिक अर्थात अधिकतम 5000 रुपए तक का अर्थदंड उसके ऊपर आरोपित कर सकता है। नेक्स्ट है, भू अभिलेखों के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को किस धारा के तहत प्राप्त है। तो भू अभिलेखों के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वह राज्य सरकार को प्राप्त है और धारा 121 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, धारा 126 के अंतर्गत सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को संक्षेपतः कौन बेदखल कर सकता है। तो धारा 126 के अंतर्गत जो है किसी सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसके कब्जे से बेदखल कर दिया जाएगा। तो बेदखल जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो उसे तहसीलदार के द्वारा उसको बेदखल किया जाता है। और ऐसी बेदखली से 1 वर्ष की अगर उसको बेदखल किया गया है और ऐसा लगता है कि उसको गलत बेदखल कर दिया गया है, उसको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति में ऐसी बेदखल करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अपने स्वत्व के लिए जो है वहां पर सिविल वाद लाया जा सकेगा। तो 1 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट है, ग्राम सर्वेक्षण संख्यांकों तथा भू संख्यांकों की सीमाओं के बारे में समस्त विवाद जहां की ऐसी सीमाएं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 124 के उपबंधों के अधीन नियत की गई हैं, तो वह जो है किसके द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 125 के अंतर्गत दिया गया है। 125 के अंतर्गत तो ऐसे जो विवाद हैं या ऐसे अधिकार हैं उनका जो विनिश्चय है या उनका नियत किया जाना है वह तहसीलदार के द्वारा नियत किया जाएगा। नेक्स्ट है, धारा 127 के अंतर्गत सीमांकन एवं सीमा चिन्हों का अनुरक्षण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिए इसमें से कौन उत्तरदायी होगा। तो धारा 127 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों का जो अनुरक्षण है वह प्रत्येक जो धारक है अर्थात सीमा चिन्ह से लगे जो भूमि का धारक होगा वह उसको अपने खर्चे पर उसका जो है वह नवीनीकरण या मरम्मत कराएगा। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 127 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, तहसीलदार या अन्य राजस्व अधिकारी सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों के मरम्मत न कराए जाने पर धारक पर कितनी जो है सस्ती या कितना जो दंड आरोपित कर सकता है। तो हमने देखा कि धारा 127 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो प्रत्येक जो भूमि का धारक है वह सीमांकन और सीमा चिन्हों का अनुरक्षण करेगा, मरम्मत करेगा या नवीनीकरण करेगा, तो उसका उत्तरदायित्व होगा और ऐसा जो नवीनीकरण है वह उसे अपने खर्चे पर करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो धारा 128 के तहत वहां पर जो तहसीलदार हैं उस पर जो है धारा 128 के तहत अधिकतम 100 रुपए तक का जो है उसके ऊपर सस्ती या जुर्माना उस पर वसूली के लिए आदेश दे सकता है। और ऐसी जो धनराशि की वसूली होगी या जुर्माने की वसूली होगी वह किस प्रकार से होगी, तो वह इस प्रकार से होगी कि मानो वह जो धनराशि है वह भू राजस्व का बकाया है। तो इस प्रकार से
यह प्रावधान धारा 128 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सीमांकन के बारे में या सीमा चिन्हों को मरम्मत करके समुचित व्यवस्था में बनाए रखने के बारे में अगर कोई विवाद उठता है तो ऐसी दशा में उस मामले का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? तो उसका जो विनिश्चय है वह जो है धारा 127 खंड 3 के तहत कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो 127 खंड 3 में यह बताया गया है कि सीमांकन के बारे में या सीमा चिन्हों के मरम्मत करके समुचित व्यवस्था बनाए रखने के बीच में अगर कोई विवाद उठता है तो वह मामला जो है कलेक्टर के द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। और ऐसा जो विनिश्चय है विनिश्चय जो है यह कैसा होगा? अंतिम होगा और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट है जो व्यक्ति सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्ह को जानबूझकर नष्ट करता है, हटाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वह प्रत्येक चिन्ह के लिए कितनी सस्ती देने का आदेश दिया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति को जो है धारा 130 के तहत 5,000 रुपये से अनधिक धनराशि के लिए उसके ऊपर जुर्माने का जो है लगाया जा सकता है। और इसका जो जुर्माना है वह किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो तहसीलदार के द्वारा। तहसीलदार के द्वारा ऐसा जुर्माना लगाया जाएगा। और किस धारा के तहत? तो धारा 130 के तहत। नेक्स्ट है जो व्यक्ति सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करेगा या इसके उपयोग में कोई बाधा पहुंचाएगा तो उस पर जो है तहसीलदार के द्वारा सस्ती अधिरोपित की जाती है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि सस्ती किसके द्वारा अधिरोपित की जाएगी? तो तहसीलदार के द्वारा। और कितनी अधिरोपित की जा सकेगी? तो वह अधिकतम 10,000 रुपये तक की जो है सस्ती या जुर्माना उस पर लगाया जा सकेगा। और तीसरी बात यह है कि इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 132 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसी के साथ धारा 134 को भी पढ़ना आवश्यक है कि वहां पर जो तहसीलदार है वह ऐसा जो जुर्माना है 10,000 रुपये का उसको तो लगा ही सकता है, उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति से जो है बॉन्ड जो है निष्पादित करा सकता है कि तुम बंधपत्र जो है का निष्पादन करो कि तुम ऐसा जो कार्य है दोबारा नहीं करोगे। तो इस प्रकार से उसी अपराध का पुनरावृत्ति रोकने के लिए कितने रुपए का बॉन्ड जारी कराया जा सकता है? तो 5,000 रुपये तक का जो बंध पत्र है उसको उससे निष्पादित कराया जा सकता है। अर्थात इसमें 5,000 रुपये का बंध पत्र जारी करके वह इस बात के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करेगा कि वह ऐसा अपराध जो है दोबारा नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यह जो धारा 132 है और धारा 134 है इन दोनों ही धाराओं को एक साथ पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट है सड़क या रास्ते के लिए भूमि का अर्जन कौन कर सकता है? तो सड़क के लिए या रास्ता है बनाया जाना है तो ऐसी स्थिति में भूमि का जो अर्जन होता है वह किया जाता है धारा 135 के तहत। तो 135 के तहत जो ऐसी भूमि का अर्जन है वह कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। और कलेक्टर के द्वारा ग्रामवासियों के आवेदन पर ऐसा जो है भूमि का अर्जन किया जाता है। तो ग्राम वाले जो है या ग्रामवासी हैं वो किस बात के लिए आवेदन करते हैं? तो वह इस बात का आवेदन करते हैं कि ऐसे गांव के लिए 10 फीट से अनधिक अर्थात अधिकतम 10 फीट तक चौड़ी कोई सड़क का निर्माण कराया जाए और उसके लिए जो है हमारी भूमि का अर्जन किया जाए। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 135 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 135 के अंतर्गत सड़क हेतु अर्जित भूमि से प्रभावित व्यक्ति कलेक्टर को अपने हित के संदर्भ में कलेक्टर को जो है आवेदन कर सकेगा। तो कब ऐसा आवेदन किया जा सकेगा? तो निहित होने के दिनांक से 1 साल के भीतर जो है ऐसा आवेदन किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वह आवेदन किया जा रहा है तो भूमि जो है उसके अंतर्गत निहित होनी चाहिए। और ऐसी भूमि जब उसके अंतर्गत या उसके अधीन निहित हो जाती है तो निहित होने के दिनांक से 1 साल के भीतर ही उसका जो है आवेदन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है संहिता की धारा 135 के अंतर्गत सड़क की व्यवस्था करने के लिए अधिगृहित भूमि के संबंध में देय प्रतिकर की राशि का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो ऐसा जो उत्तरदायित्व होगा वह ग्राम के निवासियों का होगा, क्योंकि ग्राम के निवासी जो है अपने गांव में भूमि दान कर रहे हैं ताकि उनके यहाँ जो है सार्वजनिक सड़क का निर्माण किया जा सके। और इसके लिए जो आवेदन है वह कलेक्टर को करते हैं धारा 135 के तहत। नेक्स्ट है किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू राजस्व उस भूमि पर तथा उसके लगान एवं लाभों पर प्रथम भार होगा। ऐसा जो है किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 137 के अंतर्गत कहा गया है। तो 137 के अंतर्गत यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो भूमि राजस्व होगा
भू राजस्व वह भूमि पर किस प्रकार का भार होगा, तो ऐसा जो भू राजस्व है उस पर प्रथम भार होगा, और ऐसा जो प्रावधान धारा 137 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भू राजस्व के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो भू राजस्व का जो है अदा करने के लिए प्राथमिक जो उत्तरदायित्व होता है वो किसका होता है, तो भूस्वामी के खाते भूस्वामी का जो उत्तरदायित्व होता है। दूसरा है कि शासन के द्वारा अगर देय पट्टे की भूमि है तो वहां पर पट्टाधिकारी का जो है दायित्व होता है। इसके अलावा एक से अधिक भूस्वामी या पट्टेदार होने पर तो सभी जो भूस्वामी हैं या पट्टेदार हैं इन सभी का जो है उत्तरदायित्व होता है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 138 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है किस दिनांक से भू राजस्व देय हो जाता है। तो भू राजस्व किस दिनांक से देय होगा, इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 140 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि किसी राजस्व वर्ष के अंतर्गत देय भू राजस्व जो है उस वर्ष के प्रथम दिन से जो है शोध्य हो जाता है। अर्थात किसी राजस्व वर्ष के लिए उस वर्ष के पहले दिन से जो है भू राजस्व देय हो जाता है। नेक्स्ट है रसीद देने की चूक करने पर तहसीलदार जो है कितने धन का अर्थदंड दे सकता है। तो कोई भू राजस्व चुकाया गया है और भू राजस्व जब चुकाया गया है तो वहां पर जो पटेल हैं अर्थात उस गांव का जो मुखिया है या पटवारी है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, तो ऐसा जो है रसीद देने के में अगर वह विलंब करती है या रसीद देने में चूक करती है तो ऐसी स्थिति में 142 खंड 2 के तहत धारा 142 खंड 2 के तहत जो है उस पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। तो अर्थदंड कितना होगा, तो दिए गए धन के दुगना जो धनराशि होगी उससे अनधिक राशि या 2000 रुपए, जो इसमें इन दोनों ही राशियों में से किसी भी धनराशि के लिए वहां पर अर्थदंड लगाया जा सकेगा। तो रसीद अर्थात भू राजस्व का जो भुगतान किया जाता है, जितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और उस धनराशि की रसीद नहीं दी गई है तो उस जो भू राजस्व का दिया गया है उस धनराशि का दोगुना या 2000 रुपए से अनधिक की जो अर्थदंड जो है वहां पर तहसीलदार के द्वारा लगाया जा सकता है। तो धारा 142 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगान या राजस्व का जो बकाया है वह वसूल किया जा सकता है। तो किस प्रकार से ऐसा जो बकाया है उसे वसूल किया जा सकता है, तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 147 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसी जो वसूली होगी वह जंगम संपत्ति की कुर्की के द्वारा और विक्रय करके उसको जो है वसूल किया जा सकता है। तो ऐसी जो कुर्की और विक्रय का आदेश है वह किसके द्वारा दिया जाएगा, तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि ऐसी जो कुर्की और आदेश का जो विक्रय का आदेश है वह तहसीलदार के द्वारा दिया जा सकेगा धारा 147 के तहत। नेक्स्ट है भू राजस्व का निश्चित तिथि तक या उसके 1 माह के भीतर यदि बकाया का भुगतान नहीं होता है तो उपखंड अधिकारी जो है वह दंड अधिरोपित कर सकेगा। तो वह कितना दंड अधिरोपित कर सकेगा, तो वह जो भुगतान न की गई रकम जितनी है उतनी का जो है दंड उस पर अधिरोपित किया जा सकेगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 143 के अंतर्गत दिया गया है। 143 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बकाया की वसूली के लिए मांग की सूचना की तामील कौन करा सकता है। तो अर्थात यहाँ पर है कि जब कोई बकाया की वसूली की जाती है, उसकी मांग की जाती है, तो ऐसी सूचना जब दी जाती है तो उसकी तामील यहाँ पर तहसीलदार के द्वारा या नायब तहसीलदार के द्वारा कराया जा सकेगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह 146 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें कौन है, तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार के द्वारा इसका जो है तामील कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकाया की वसूली के संबंध में कौन सा जो कथन है वह गलत है या असत्य है। तो इसमें पहला है कि बकाया की वसूली के लिए उसके ट्रैक्टर को कुर्क व विक्रय नहीं किया जा सकता। तो यही जो कथन है वह गलत है, क्योंकि ट्रैक्टर को जो है कुर्क किया जा सकता है, क्योंकि जो कुर्की से छूट प्राप्त वस्तुएं हैं उसमें जो है केवल ऐसी जो है चीज़ों को कुर्क नहीं किया जा सकता जो कि उसके खेती के लिए बहुत आवश्यक हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर है, वह ट्रैक्टर के बिना भी खेती की जा सकती है, लेकिन अगर बैल की कुर्की होती तो वहाँ पर उसको नहीं कुर्क किया जा सकता। और उसके अलावा जो कोई फावड़ा है, उसकी खुरपी है या इस तरह के और कोई यंत्र है जिसके द्वारा वो खेती करता है और उसके बगैर खेती नहीं कर सकता तो उसकी कुर्की की जा सकेगी, लेकिन ट्रैक्टर को वहाँ पर कुर्क और विक्रय किया जा सकता है।
तो असत्य कथन पूछा है तो पहला ही जो क्वेश्चन है वह विकल्प है वह असत्य है। दूसरा है कि अनुसूचित क्षेत्र में 6 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्रफल की भूमि को कुर्क नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अन्य क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर या उससे कम की भूमि को कुर्क नहीं किया जा सकता, तो यह भी सही है। और चौथा है कि बकायेदारों के औजारों को कुर्क नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से बी सी डी जो है सही विकल्प है, और पहला जो है बकाये ट्रैक्टर को कुर्क करने से जो रोक लगाई गई है यही गलत होगा। इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 147 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 147 ख में निर्दिष्ट की गई आदेशिका खाते की कुर्की तथा विक्रय की अनुज्ञा उस दशा में नहीं देगी जहां की जो बकायेदार है वह किस प्रकार का है। तो जो है ऐसी आदेश नहीं दिया जाएगा जहां की जो बकायेदार है उसकी अनुसूचित क्षेत्र में 6 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है और अन्य क्षेत्र में 4 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है, तो इन दोनों ही मामलों में उसकी जो है कुर्की नहीं की जा सकेगी और विक्रय उसका नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व के बकायेदार के उस खाते को जिस पर बकाया शोध्य है, अर्थात भू राजस्व का किसी खाते पर या किसी भूमि पर बकाया है या बकायेदार के किसी अन्य खाते को जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। सहकारी सोसाइटी के शोधियों की वसूली के लिए कुर्की के पश्चात तहसीलदार उसको पट्टे पर उठा सकता है। तो तहसीलदार जो है ऐसी जो भूमि है जिस पर भू राजस्व का बकाया है उसको जो है अपने कब्जे में ले सकता है और उसको जो है पट्टे पर उठा सकता है। तो ऐसा जो पट्टे पर दिया जाएगा वह अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है, तो उसको अधिकतम 10 वर्ष अर्थात 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उसको पट्टे पर तहसीलदार के द्वारा दिया जा सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 154A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है आदिम जनजाति अर्थात अनुसूचित जनजाति के किसी भूस्वामी के खाते का पट्टा किया जा सकेगा। तो ऐसा जो पट्टा है वह किसको किया जा सकेगा, तो इसका तात्पर्य है कि अगर किसी अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिम जनजाति के किसी सदस्य की कोई भूमि है तो उसका जो पट्टा है वह केवल आदिम जनजाति को ही किया जा सकता है, उससे भिन्न किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 154A के अंतर्गत ही दिया गया है। नेक्स्ट है भू राजस्व के बकाये के तौर पर वसूली योग्य धन है। तो इसमें से कौन जो है भू राजस्व के बकाये पर वसूली योग्य धन होगा, तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 155 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 155 को देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि भू राजस्व के बकाये के तौर पर कौन कौन से धन हैं जिनकी वसूली की जा सकती है। तो इसमें जो है ऐसे सभी प्रकार के धन हैं जो किसी अनुदान, संविदा या पट्टे के अधीन राज्य सरकार को शोध्य होते हैं। कोई उपकर है, प्रभार है, इसके अलावा कोई प्रीमियम है, सस्ती है, जुर्माना है या खर्च है, कोई फीस है। इस प्रकार की जो धनराशियां हैं वह भू राजस्व के बकाये के तौर पर उसको वसूल किया जा सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 155 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है किस धारा में प्रावधान है कि प्रतिभूति से धनों की वसूली की जा सकती है। तो कोई प्रतिभूति है अर्थात सिक्योरिटी है उससे किसी जो है भू राजस्व की वसूली की जा सकती है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 156 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 157 के अंतर्गत राज्य से धारित भूमियों के भूधारियों के कितने वर्ग हैं। तो भू धृति का वर्ग जो है अर्थात क्लास ऑफ टेन्योर के बारे में जो प्रावधान है धारा 157 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार कि जो भूधारियों के जो वर्ग होगा वह केवल एक वर्ग होता है और उसका नाम क्या होगा कि भूस्वामी उसका नाम होगा। तो इसमें नेक्स्ट है भू राजस्व चालू रहने के दौरान कौन पदाधिकारी जो है वह राजस्व में कमी कर सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई भू राजस्व वह चालू रहता है, उसकी रेट जो है वह चालू रहता है, तो ऐसी स्थिति में इस धारा 161 के तहत जो है भू राजस्व का जो रेट है या दर है उसमें कमी करने का जो अधिकार है वह कलेक्टर को होता है धारा 161 के तहत। नेक्स्ट है भूस्वामी के द्वारा किसी भूमि का कोई भी बंधक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि भूस्वामी के पास बंधक के पास कितनी जो है भूमि शेष बचती है।
तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई भूस्वामी है वह अपनी भूमि का बंधक करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह संपूर्ण भूमि का बंधक नहीं कर सकता है, बल्कि उसकी केवल इतनी ही भूमि का बंधक कर सकता है कि भूमि का बंधक करने के बाद उसकी 5 एकड़ सिंचित भूमि बची रहनी चाहिए। अगर असिंचित भूमि है तो वह 10 एकड़ भूमि बची रहनी चाहिए। अर्थात वह अगर बंधक करता है तो ऐसा बंधक करने के बाद उसके पास सिंचित 5 एकड़ की भूमि और असिंचित 10 एकड़ की भूमि उसके पास शेष बची होनी चाहिए। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 165 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि कोई भी भूस्वामी भूमि का बंधक नहीं कर सकता जब तक कि बंधक के बाद जो है उसके पास 5 एकड़ सिंचित या 10 एकड़ असिंचित भूमि न बच जाए। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है 165 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि भूस्वामी 6 वर्ष की अवधि के लिए भूमि का भोग बंधक कर सकता है। तो यह भी सही है। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 165 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है कि कोई भी भोग बंधक है अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकता है। 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अगर वो किया जाता है तो ऐसा जो बंधक है वह शून्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 वर्ष की अवधि दिया है तो ऐसा जो बंधक है वह किया जा सकता है। और तीसरा है कि उक्त बात भूमि के किसी बंधक के मामले में लागू नहीं होती जो भूमि स्वामी के द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित हो। तो यह भी सही है। और इस प्रकार से ये सभी विकल्प हैं वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्वामी के द्वारा अपनी भूमि को जो कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए, तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए अगर कोई भोग बंधक किया जाता है तो ऐसा जो बंधक है वह कितनी अवधि के लिए किया जा सकेगा। तो जो कृषि के प्रयोजनों के लिए अगर कोई बंधक किया जाता है तो अधिकतम वह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लेकिन अगर कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए कोई बंधक किया जाता है तो वह 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भी उसको बंधक किया जा सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 165 खंड 2 के परंतु के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि कोई ऐसी भूमि के किसी बंधक के मामले में धारा 165 का जो प्रावधान है वह लागू नहीं होगा जो कि भूमि स्वामी के द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए उसको धारित की जाती हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसका बंधक जो है वह 6 वर्ष से अधिक के लिए भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित युग्म इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो सही सुमेलित युग्म कौन नहीं है, तो पहला इसमें देखेंगे तो पहला है भूमि का विनियमन। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 167 के अंतर्गत दिया गया है, यह सही है। पट्टा के बारे में प्रावधान 168 में, अनधिकृत पट्टा के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 169 के अंतर्गत दिया गया है। और खाते का परित्याग, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 173 में नहीं दिया गया है, बल्कि ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 176 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन है, धारा 164 के अनुसार भूस्वामी की मृत्यु होने के बाद उसका हित जो है वह संक्रांत होगा। तो किस प्रकार से उसका हित जो है संक्रांत होगा। तो यहाँ पर 164 के अंतर्गत दो बातों को ध्यान में रखना है कि अगर किसी भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उसका भूमि होगी या उसका हित होगा वह संक्रांत होगा। तो किसके अनुसार होगा, तो वह उसकी पर्सनल लॉ अर्थात स्वीय विधि अर्थात उसकी पर्सनल लॉ के अनुसार वह जो है ट्रांसफर होगा। और कैसे होगा, तो वह विरासत के द्वारा, उत्तरजीविता और वसीयत, इन सभी के द्वारा जो है उसका जो हित है वह ट्रांसफर होगा या संक्रांत होगा। तो यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि विरासत, उत्तरजीविता और वसीयत इनके द्वारा संक्रांत होता है। और कैसे विधि के अनुसार, तो वह उसकी पर्सनल लॉ के अनुसार संक्रांत होगा। नेक्स्ट है, भूस्वामी को अपने भूमि का ट्रांसफर करने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो ऐसा अधिकार धारा 165 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 165 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफी लंबी धारा है और इसको वर्ष 2022 में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। और इसमें बहुत सारे नए प्रावधान जोड़े गए हैं और पुराने जो है उनको चेंज किया गया है। तो इसको जो है ध्यान में रखना आवश्यक है कि इसमें क्या दिया गया है। तो भूमि का ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वही इसमें दिया गया है 165 के अंतर्गत। और इसी में यह बताया गया है कि जो भूमि ट्रांसफर की जाएगी बंधक के द्वारा अगर की जाती है, भोग बंधक के द्वारा, तो अधिकतम जो है कितना की जा सकती है या न्यूनतम कितनी की जा सकती है। तो ये सब इसी में बताए गए हैं।
है भूस्वामी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 खंड 3 के अनुसरण में अगर अपनी भूमि का बंधक करता है तो वहां पर ब्याज की रकम जो है वह मूल रकम के कितने अधिकतम कितने तक हो सकती है। तो धारा 165(3) को देखेंगे तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बंधक किया जाता है जो कि भोग बंधक नहीं है, यहाँ पर केवल सामान्य बंधक की बात की गई है, और ऐसा जो बंधक है वह भोग बंधक से भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो ब्याज की वसूली होगी तो जो मूल धनराशि है, अगर मान लीजिए यह प्रॉपर्टी बंधक रखी गई है 10,000 रुपए में, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो अधिकतम ब्याज की धनराशि होगी वह इसके आधे होगी, अर्थात अधिकतम 5,000 रुपए तक हो सकेगी। तो उसके आधे से अधिक नहीं होगी। ये वाला सी वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है संहिता के तहत भूस्वामी द्वारा भूमि को बंधक रखने के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वह सत्य है। तो पहला है कि भोग बंधक 6 वर्ष से अधिक के लिए नहीं हो सकेगा, यदि उससे अधिक के लिए है तो वह 6 वर्ष के बाद उन्मोचित समझा जाएगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 165(b) के अंतर्गत दिया, 165 खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। और दूसरा कथन है कि जहां भोग बंधक के अतिरिक्त कोई अन्य बंधक है तो विलेख में होते हुए भी बंधक के अधीन प्राप्त जो ब्याज है उसकी रकम मूल रकम के आधे से अधिक नहीं होगी। तो यह भी कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है 165 खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही कथन सही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ की जो भू राजस्व संहिता है इसके तीसरे खंड को अब कंप्लीट किया है, और अभी तक हमने कुल 150 MCQs को सॉल्व किया है, और अभी तक हम धारा 165 तक पहुंचे हैं। और इसके तहत जो है जितने भी धारा 165 तक के जो भी प्रावधान हैं, जो भी MCQs के रूप में प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन सभी को उनकी व्याख्या के साथ हमने सॉल्व किया है। और पूरी उम्मीद है कि यह जो वीडियो है आपकी तैयारी के लिए बेहद कारगर साबित होगा, और आपको लिए जो छत्तीसगढ़ की परीक्षा में इससे लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके संदर्भ में जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा, और आप एक इसमें बेहतर कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा आप जल्दी ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके माध्यम से हम आपको टोटल 200 प्रश्नों का जो है कलेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, और उसके द्वारा जो है इस पूरे कोड को हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।